चलिए तो एसी का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज क्यू। एलसी सर्किट की बात कर रखा है। द चार्ज इन द कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एलसी सर्किट में क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में लगातार ऑसिलेट करती है। इधर एनर्जी हम जानते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c होती है, इधर एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। बोला गया है कि इनिशियली यहाँ पे एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में है और इसका चार्ज क्यू है, सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। फाइनली बोला गया कि इन दोनों में एनर्जी इक्वल हो जाती है, तो अगर फाइनली कैपेसिटर की एनर्जी में बात करूं तो हो जाएगी इनिशियल की हाफ, क्योंकि अब आधी आधी दोनों में चली गई है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्यू डैश या क्यू वन का स्क्वायर बाय 2c, जो नया चार्ज इस पे होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहाँ से आपको जो क्यू वन मिल जाएगा क्यू बाय रूट टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, आसान सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करना इसे। कैसे करेंगे, इससे पहले तो ये बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। वो आरएमएस का फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है? आरएमएस मतलब क्या होता है? रूट रूट मीन मीन स्क्वायर। स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर करो, मीन लो, रूट लो, ये करते हैं इसमें। तो स्क्वायर किसका करना है भैया? पहले आपको निकालना है वी, आरएमएस वैल्यू ऑफ वी। तो वी को पहले आप टाइम के साथ यहाँ पे लिखो। आपको कहां से कहां तक पूछा गया? 0 से t/4 में। तो 0 से 2/4 तक जो वी का इक्वेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट सेकंड बाई। ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। यस सर। ओके, इसका आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा, देखता हूँ मैं इसका आंसर क्या दे रखा है। पर फिलहाल करना क्या है, ये इक्वेशन आपने लिख ली इस स्ट्रेट लाइन की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से आप इसको v को और क्या लिख सकते हैं, 4v0/t इंटू टी। हमें चाहिए स्क्वायर, फिर मीन देन रूट। स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 v0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब करना है मीन। मीन का जो किसी भी फंक्शन का मीन लेने का जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रल y dx बाय इंटीग्रल dx। तो अगर यहाँ टाइम के साथ v का मीन लेना है तो ये मीन हो जाएगा, मीन ऑफ v स्क्वायर कैन बी रिटन एज इंटीग्रल दिस फंक्शन 16 v0 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt डिवाइड बाय इंटीग्रल dt। और कहां से कहां तक लेना है आपको मीन? 0 से t/4 तक, तो वो लिमिट लगेगी। एंड देन जब आरएमएस की बात करेंगे तो वो होता है इस मीन का रूट। तो इसका कंप्लीट रूट इज योर फाइनल आंसर। ये आपको अपना आंसर देगा 0 से t/4 तक। 0 से t/4 तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करना आसान है, कैसे कर सकते हैं देखो। 16 v0 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, तो आ गया कॉमन, मतलब कांस्टेंट बाहर आ गया, इधर आया t³ बाई 3, नीचे यहाँ पे आया t। कैंसिल कर सकते हैं आप, देखो लिमिट दोनों तरफ सेम है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सर 3 आएगा। आ रहा है पक्का? 3 आया आंसर मुझे। हाँ सर 3 आएगा। सी ना? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन। ओके फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, जिन लोगों को सॉल्व नहीं हो पाया उनके लिए बता देता हूँ। बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है।
T/4, T की जगह T/4 रखिए और अपना आंसर यहाँ पे बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। सर सेकंड ऑप्शन। इसका जो आंसर है सेकंड ऑप्शन। हाँ सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या करना होता है हम जानते ही हैं कि जो है T=0 पे क्लोज की गई द करंट थ्रू द बैटरी, इससे कितना करंट पास होगा। तो भैया T=0 पे और T=∞ पे, ऐसे दो ऑप्शंस आपके पास है यहाँ सब जगह पे। तो जब जीरो पे इसको आप क्लोज करेंगे तो हम जानते हैं जब जीरो पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एज एन ओपन सर्किट। तो इसको ओपन कर दीजिए, जो पूरा करंट पास होगा वो सिर्फ और सिर्फ R2 से पास होगा, क्योंकि ये तो हो चुका है ओपन, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होने वाला। तो सारा का सारा करंट बस इससे जाएगा। तो V/R2 शुड बी करंट एट द टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद जब आप इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी पे इंडक्टर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। तो अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। पैरेलल में कनेक्ट होकर R1R2/R1+R2 ये इनका रेजिस्टेंस आ जाएगा। V बाय रेजिस्टेंस मतलब ये आपका करंट हो जाएगा T=∞। सो यस, ऑप्शन शुड बी बी। ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा था। इंडक्टर के केस में जब T=0 होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, T=∞ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना सा इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई? Tuning circuit of a radio receiver has a resistance of 50 ohm, inductor and a variable capacitor। LCR सर्किट बेसिकली बता रखा है। A 1 megahertz radio wave produces a potential difference of 0.1 millivolt. The value of the capacitor to produce resonance is। ये आपसे पूछा गया है। कैसे इसको आप लिंक करोगे? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है। रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे आपको पूछी गई है। क्या होती है रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी या ओमेगा कैसे लिखते हैं? 1/√LC। देखो फिर करो इसको, कैसे करेंगे? यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसको मेंशन करना चाहिए था ऐसा। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। रेजोनेंस कंडीशन होती है ओमेगा एल इक्वल टू 1/ω/c। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के उसमें बताना चाहिए था कि ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऐसा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी
अब आप कर सकते हैं इसे आसानी से। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड नहीं, ऑप्शन कुछ और दे रखा है, आंसर कुछ और है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, तो यहाँ से आपको सी चाहिए, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल। बस ये सारी सी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। तो सी इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर को बुलाए 10 ले लीजिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में। एफ एफ आपको दे रखा है 1 मेगा हर्ट्ज, तो 10⁻⁶ का स्क्वायर। और एल एल आपको दे रखा है 10 मिली हेनरी, 10⁻⁻³ ये आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो सी कितना मिल गया यहाँ से, पी को फैरेड के टर्म्स में बता रखा है। यहाँ नीचे 4 है तो ये 2.5 ऊपर हो जाएगा, 0.25। 10 के पावर्स गिन लेते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 13 हो गया, 14 हो गया, 14 में से 3 गया तो 11 हो गया, ऊपर गया 10⁻⁻11, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी को मतलब क्या होता है -12, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻12, ये आपका आंसर हो जाएगा फैरेड। तो पी को फैरेड इज दिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन। 15th का नहीं, नहीं, सर थर्ड ऑप्शन। नहीं, पक्का सेकंड ऑप्शन। एक ही बचा था, सो ऑप्शन इज डी। मतलब दे तो यही रखा है एटलीस्ट, बाकी चेक कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वोल्टेज, ये आपको दे रखी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ये। द एवरेज पावर इन वॉट्स, एवरेज पावर आपसे पूछा गया है, तो एवरेज पावर क्या होता है, पी एवरेज इस कैन बी गिवन बाय वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये दे रखा है। इंस्टेंटेनियस है तो ये जो बेसिकली वैल्यूज हैं ये वी नॉट आई नॉट है ना। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखा जाता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके से लिखते हैं। तो दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो वी नॉट से वी आर एम एस अगर निकालना है तो यहाँ से वी आर एम एस लिखा जा सकता है 1/√2/√2, है ना। वी नॉट बाई रूट टू इज वी आर एम एस, दिस इज 1/2। और यहाँ से आई आर एम एस जब निकलेगा तो आएगा, वो भी आएगा 1/2। ये आपके पास दोनों आ गए, वी आर एम एस और आई आर एम एस। अब अपने को देखना है कॉस फाई। फाई यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 5/3। वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ। 1/2 इंटू 1/2 cos π/3, π/3 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ, 1/8। कहाँ गलती की तुम लोगों ने, cos 60। सर वो पीक वैल्यू वाले में मल्टीप्लाई बाय रूट टू कर दिया। मल्टीप्लाई बाय √2 कर दिया, अरे भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो यार। फॉर्मूला पता है ना, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2, ऐसे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय √2, ध्यान रखो इसको। देखिए क्या है नेक्स्ट।
क्वेश्चन आसान है। पहले बैटरी लगा रखिए तो करंट की ग्रोथ हो जाएगी, करंट ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद पूछा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब फुल करंट इसमें आ चुका है, करंट इसमें फुल ग्रोथ हो चुकी है। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये एलआर सर्किट है जहां पे करंट अब लगातार कम होती जाएगी, डी के करंट है यहाँ पे। बता दो आंसर क्या आना चाहिए। टाइम दे रखा है 1 मिली सेकंड बाद। आई नॉट निकालो, आई नॉट से अपना आंसर बताओ। सर क्या फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या इक्वेशन होती है डी के करंट की इक्वेशन एलआर सर्किट में? आई इज इक्वल टू आई नॉट, आगे बोलो, टू माइनस आर टी बाई एल। वापस बोल। ई इक्वल्स टू माइनस आर टी बाई एल। हाँ, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ हम जानते हैं एल बाई आर यहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल। दिस इज द डी के इक्वेशन। आई नॉट अगर निकालना है तो इनफाइनाइट पे जाके इंडक्टर तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, तो जो भी करंट आएगा वो इसका और इसकी वजह से आ जाएगा। ई बाई आर इज द आई नॉट। सारी वैल्यूज यहाँ आपको दी हुई हैं, देखिए ई दिया हुआ है 100, आर दिया हुआ है 100, तो ये आ गया 1 एम्पियर। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 1 e⁻⁻⁻, आर इज 100, टाइम आपको बोला है 1 मिली सेकंड, 10⁻³ बाई एल, एल आपको यहाँ पे कितना दे रखा है 100 मिली हेनरीज, तो 100 × 10⁻³ 1 हो गया ये, तो यहाँ से आपको आई मिल गया 1/e के बराबर। दिस इज द करंट आफ्टर 1 मिली सेकंड जब बैटरी को यहाँ से हटा दिया गया। सो यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। एक alternating current circuit है in which an inductance and a capacitance are joined in series. Current is found to be maximum when the value of inductance is 0.5 Henry. Maximum current कौन सी कंडीशन हो गई ये? Resonance condition. Maximum current. And the value of capacitance is this. The angular frequency. आसान क्वेश्चन बता दो क्या आंसर आएगा। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन सर। 17th का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी गई है बेसिकली यहाँ पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ से समझ में आया? करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होना मतलब रेजोनेंस कंडीशन होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता है अपने को, फॉर्मूला आता है यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में। देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा इज 1/√LC। दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, आप आंसर बता सकते हैं। L इज 0.5 एंड C यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 8 माइक्रोफेरेड, 8 × 10⁻⁶। तो 8 × 0.5 हो गया 4, नीचे आ गया 2 -3, तो 10⁻³ आंसर इज 500। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। पीक करंट पूछा है ना इसमें। द करंट इन द कॉइल उस टाइम पे कितना होगा? Third option. नहीं, क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है ऑलरेडी 20 ओम और 50 हर्ट्ज। If the AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be।
तो आपको नया रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा इसके केस में। भाई यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे जो रिएक्टेंस है वो 20 है, पर आपने सप्लाई दी है 100 हर्ट्ज की, तो रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा ओमेगा के करस्पॉन्डिंग। तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर बता दीजिए जल्दी से। आर तो क्या 30 ओम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। First option. फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 900। क्या हुआ? ठीक है, तो बेसिकली आपको यही दे रखा है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा वन एल वन ये आपको दे रखा था 20 ओम्स। ओमेगा वन कितना था यहाँ पे 2 पाई इंटू 50, ये था ओमेगा वन। यहाँ से आप एल निकाल सकते हैं, एल तो सेम ही रहने वाला है, इंडक्टर तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ से एल मिल जाएगा आपको। इस एल को आप यूज करेंगे दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा टू एल, वो आपको देगा एक्सएल, जो आपको इंडक्टेंस चाहिए वो। दिस ओमेगा टू इज 2 पाई इंटू 100। यहाँ से आपको जो एक्सएल मिलेगा उससे आप निकालेंगे जेड रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और यहाँ से आप निकालेंगे अपना करंट वी बाय जेड। वी दे रखा है 200 वोल्ट्स, तो 200/Z से आपको आंसर मिलेगा। तो ये इसमें था, छोटा सा क्वेश्चन है। ध्यान के रखना है फ्रीक्वेंसीज जैसे चेंज करी 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, तो ये रिएक्टेंस भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है देखिए। Which of the following curve represent the variation of impedance with frequency f in the series LCR circuit? बताइए। Fourth option. आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, The मैथमेटिक्स नहीं second चाहिए। option. नहीं, सेकंड गलत है। श्रेय तो एसी वाले चैप्टर को फिर से एक बार कवर कर। थर्ड सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन कैसे थर्ड? मून। वही मतलब जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना, हाँ, तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक तो सेकंड ऑप्शन भी था। आप वो क्या बोलते हैं उसमें, वो एक्स के आगे वो आगे मतलब। कुछ नहीं, सेकंड गलत हो गया इसलिए तूने थर्ड बोल दिया, ऐसा नहीं होता। ध्यान से सुन, क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस नाम की एक चीज होती है। रेजोनेंस पे क्या होता है? रेजोनेंस पे जेड मिनिमम होता है, और वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जब जेड मिनिमम है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी पे भी जेड ज्यादा होता है, उससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी पे भी जेड ज्यादा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस पे करंट इज मैक्सिमम, उससे पहले और उससे बाद करंट उससे कम रहता है। तो Z जब ज्यादा होगा करंट अपने आप कम होगा। सो यस, एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जब Z मिनिमम बन रहा है किसी फ्रीक्वेंसी पे, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज उससे बाद वाली फ्रीक्वेंसीज सब पे Z जो है वो उससे ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन सी। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। क्योंकि आप वहां से इस तरीके से तो आप बहुत उलझ जाओगे, जब आप देख रहे हो कि Z का जो फॉर्मूला बन रहा है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C - ओमेगा L का होल स्क्वायर, यहाँ से आप अगर देखने जाओगे तो बहुत उलझोगे। इसलिए देखने का तरीका है रेजोनेंस वाले से आप कंपेयर कर लो उसको। रेजोनेंस पे मिनिमम जेड मिलना चाहिए, एक ही ऐसा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, दो कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा।
The first option. इसका जो आंसर है वो है हाँ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर दे रखा है। क्या करना पड़ेगा, दो कॉन्सेप्ट कौन से, एक ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है, दूसरा फाई वाला कॉन्सेप्ट है। दे रखा है यहाँ पे द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर है 50 एंड 1500 टर्न्स। तो ठीक है, प्राइमरी 50 हो गए और सेकेंडरी 1500 हो गए। If the magnetic flux phi linked with the primary coil phi s, आपको दे रखा है phi naught, सॉरी प्राइमरी है phi p आपको दे रखा है यहाँ पे phi naught plus 4t, where phi is in the Webers, t is in the seconds and phi naught is a constant. The output voltage across the secondary coil is, ये आपसे पूछा है। अब प्राइमरी का वोल्टेज तो दिया ही नहीं, तो आप सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे कंपेयर करोगे भाई? हम यहाँ से फॉर्मूला तो जानते हैं कि एनपी बाई एनएस इक्वल टू ईपी बाई ईएस, ये इनका वोल्टेज का रेशियो होता है, जितना टर्न्स का रेशियो उसी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज का रेशियो। लेकिन ये प्राइमरी वोल्टेज कहाँ है, तो ये यहाँ से निकलेगा। प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकलेगा, हम जानते हैं दिस ई प्राइमरी इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी, याद आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करोगे आंसर आएगा 4, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बचेगा 4। तो ये मिला ईपी। अब आप अपने से अपना आंसर बता सकते हैं, दिस ई एस इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी इंटू ईपी। सेकेंडरी में है 1500, यहाँ पे है 50 और ये आपने निकाला 4, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 120। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर के साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एक और ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, आंसर सही देना। The first option. 21 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बोला है प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 100, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 200। The primary is connected to an AC supply of 120 volts, तो प्राइमरी में ही होगा 120 volts। The current flowing in it, तो प्राइमरी का करंट भी आपको बता दिया यहाँ पे 10 एम्पियर। The voltage in the current in the secondary, भैया जो रेशियो होता है वो वोल्टेज के लिए सेम रेशियो होता है, करंट के लिए इनवर्स रेशियो होता है, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि NP by NS is equal to EP by ES। यहाँ से आपको ये रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि ये रेशियो 1/2 का है, तो ये रेशियो भी 1/2 का हो जाएगा। यहाँ से 240 इसका आ जाएगा, ये 120 है तो दिस शुड बी 240। ऐसे ही ये रेशियो उल्टा आता है IS by IP, तो ये रेशियो शुड बी 2:1। तो यहाँ से आपको वो करंट भी मिल जाएगा। तो 10 आपको दे रखा है प्राइमरी में, 10 प्राइमरी में है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए आपका 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यस आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, करंट दे रखा है बिल्ड्स अप टू 3/4, तो फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू इन 4 सेकंड। करंट दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम कांस्टेंट The आपसे second पूछा है option. 22 का सेकंड ऑप्शन। ठीक बात है। LR सर्किट है, LR सर्किट में ग्रोथ ऑफ द करंट क्या इक्वेशन होती है दीपांशु? I01 minus e to the power t by tau. ठीक है, माइनस टी बाई टाउ, ये आपकी इक्वेशन है। आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पे आपको आई दे रखा है 3/4 ऑफ आई नॉट, स्टेडी स्टेट करंट इज आई नॉट,
1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी, टी आपको दे रखा है 4 सेकंड्स और टाउ आपसे यहाँ पे पूछा गया है। इसको सॉल्व करना है तो इधर आ जाएगा 3/4, 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस 4/टाउ। सॉल्व करने का तरीका ln लेंगे, इधर आएगा ln4 माइनस ln4 आएगा, माइनस से माइनस हम वहां कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/टाउ। टाउ इज 4/ln4 and this ln4 can be written as 2 ln2। 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2/ln2। ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर द टाउ, ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो यहाँ वैल्यू रख के भी देख सकते हो, सीधा सीधा इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो ऑप्शन से उठा के, तब भी आपको आंसर मिल जाएंगे। हालांकि ये सॉल्व करना भी आसान ही है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 23। रेजिस्टेंस दे रखा है, बैटरी दे रखी है, 0.1 हाँ ट्राई करो। 0.1 second after the battery is connected, the current in the coil is 60 milliampere. Calculate the inductance of the coil. इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, आर सर्किट की बात हो रही है। देवांश म्यूट कर ले। एल आपसे पूछा गया है, टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड, करंट दे दी आपको 60 मिलियम्पियर। ग्रोथ ऑफ द करंट इन इंडक्टर, अभी हमने लिखा था फॉर्मूला। सॉल्व करो, आंसर बताओ। आई नॉट कितना जाएगा, V/R 5/50, तो 0.1 एम्पियर। 0.1 by I नॉट आपको दे रखा है 16 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1 - e⁻t/टाउ। सॉल्व कीजिए। The second option. नहीं, आंसर कुछ और दे रखा है। ये ऊपर जाएगा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100/60, 10/6 यहाँ से आपके पास बन रहा है। सही कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन? R50 दे रखा है आपको, ठीक है, उसका अभी तक रोल आया नहीं है। I नॉट अपने को निकालना है, I नॉट इज 5/50,
ठीक बात है, यहाँ से 0.1 एम्पियर आ गया आई नॉट। आई आपको दे रखा है 60 मिली एम्पियर्स, तो 60 इंटू 10⁻³ अच्छा यहाँ गलत कर दिया ना, आई इधर है, तो 60 इंटू 10⁻³ ऊपर आएगा, आई नॉट नीचे आएगा, आई नॉट इज 0.1, सॉरी आई नॉट, हाँ आई नॉट भी 0.1 है, इस तरीके से आएगा। ओके तो ये एक जीरो यहाँ गया, एक जीरो यहाँ गया, इधर आया 0.6 इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट टू माइनस टी बाई टाउ। यहाँ से आ जाएगा ई रेस्ट टू माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू 0.4, एल लेते हैं दोनों तरफ, तो माइनस टी बाई टाउ is equal to ln of 0.4. ln of 0.4 is ln 4 minus ln 10, ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे। ओके तो t बाई टाउ, ऑप्शन लिखना है एक बार। हाँ एक मिनट रुक, ये आपके ऑप्शंस है। क्या है ऑप्शन, नहीं आ रहा? 3 के आसपास कुछ आ रहा है। 3 के आसपास नहीं, हाँ नहीं यहाँ पे कुछ और दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखा है वो फर्स्ट आंसर, सर, फर्स्ट आ गया ऑप्शन दे फर्स्ट। रखा है। आ आ गया? सर। हाँ सर। ठीक है ओके दीपांशु, चेक कर लेते हैं। देखो अब टी अपने को दे रखा है, टाउ अपने को कैलकुलेट करना है, टाउ भी अपने को पता है, एक्चुअली टाउ इज एल बाई आर, एल अपने को निकालना है। तो यहाँ पे टी इंटू आर बाई एल इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग, यहाँ से आपको एल चाहिए तो एल हो जाएगा टी इंटू आर बाई दिस कंप्लीट थिंग। टी आपको दे रखा है 0.1 सेकंड, आई गेस टी 0.1 सेकंड है, आर 50 है दे रखा है, तो 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय दिस ln 10 माइनस ln 4, ये आपको यहाँ से देखना है। ln 10, ln को अपन log में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303 से, 2.303 अब ये log में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 इज 1 माइनस 2 log 2, तो 2 इंटू 0.303 ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो आ रहा है 5, नीचे देखो कितना आ रहा है, ये आ हाँ रहा है सर, अब लगभग, क्या हुआ आ गया सर। आ गया, यहाँ से आपके पास आएगा 0.6 के आसपास, 1 माइनस